जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। इसमें हम जो अभी तक आपको पता होगा पटवारी प्रशिक्षण जो चल रहा है, हमने कोशिश की है काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर कराने की। आने वाले दिनों में हम आपकी जो बुक्स हैं 7 बुक्स हैं उनका भी एक रिवीजन करा के फिर आखिरी में एक बार एमसीक्यू लेने की कोशिश करेंगे। कुछ हमें काफ़ी सारे कमेंट्स में कई सारी नई चीज़ें लोगों ने कही हैं, हम उनको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं साथ में। ठीक है। और बिल्कुल भी आपको जहाँ संकोच ना करें, जहाँ जो भी ज़रूरत पड़ रही है तो हमें अच्छा लग रहा है कि लोग हमसे इंटरेक्शन करके अपनी प्रॉब्लम्स बता पा रहे हैं और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, आप हमसे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़कर भी कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ यूट्यूब पे भी कमेंट करके आप हमको हमसे हेल्प ले सकते हैं या शेयर कर सकते हैं जानकारियाँ। जहाँ कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो हम सुधार भी करते चलेंगे। साथ ही एक और रिक्वेस्ट है हमारी आप सभी लोगों से कि कोशिश करें इसको अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक लोगों तक हम जानकारियाँ शेयर कर सकें। क्योंकि हमें पता चला बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए लेकिन उनको मिल नहीं पा रही हैं। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने आसपास के लोगों तक इन बेसिक जानकारियों को साझा ज़रूर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासरूम प्रशिक्षण हो चुका है, लगभग सब जगह रिवीजन चल रहा है। जहाँ पर रिवीजन नहीं चल रहा वहाँ स्लो टाइम टेबल बनाए गए थे 4-2 के हिसाब से, वहाँ वो चल रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है हम आपको एक जल्दी एक गुड न्यूज़ भी देंगे, पर अभी इंतज़ार करते हैं उस बारे में। ठीक है। तो नवीन पाठ्यक्रम वगैरह क्लासरूम प्रशिक्षण हम बता चुके थे। फील्ड प्रशिक्षण की बात हम कर रहे थे बार बार। तो फील्ड प्रशिक्षण अलग अलग चीज़ों में बांटा गया है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम सीधे समझ लें 4 बेसिक चीज़ों को जो हमारी वेबसाइट्स हैं उनके बारे में। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 वेबसाइट है जिस पे आपको काम करना है। एक है सारा, है ना, इस पे हमने आपको बताया था पटवारी क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन से काम हैं। फिर दूसरी आती है आरसीएमएस। आरसीएमएस जो हमने बताई थी रिवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो रिवेन्यू कोड मैनेजमेंट सिस्टम भी हम आपको बता चुके हैं। आज हम बता रहे हैं आपको एमपी भूलेख या वेब जीआईएस। सारा ऐप बची है वो हम लास्ट में आपको बता देंगे। ठीक है। तो एमपी भूलेख या वेब जीआईएस यानी कि ये जो ऑप्शंस हैं ये हैं आपके ऑप्शंस, है ना। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि वेब जीआईएस क्या है और क्यों है। तो वेब जीआईएस जैसा उसका नाम दिया है वैसे ही है ना। जो आपका इंटरनेट का सारा काम है, जो भी पटवारियों का बेसिक सारा काम है, वो सारा काम करने के लिए आपकी ये वाली ऐप दी हुई है ना। यानी कि आपकी जो ये है क्या, एमपी भूलेख, जो आपका भूलेख से संबंधित जो आपका लैंड रिकॉर्ड से संबंधित कार्य है, संपादन का अंतिम कार्य है, वो आपका यहीं से होना है ना। तो सब कुछ सारा काम केवल और केवल पटवारी की आईडी से होता है। इसको केवल अनुमोदन अलग अलग आईडी पर, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग टाइटल्स पे, अलग अलग जगह पे अनुमोदन किए जाते हैं। बाकी आपका जो मेन काम है वो कहाँ पर होना है, यहीं पर होना है। ठीक है। तो अब आप ये समझ गए होंगे बेसिक काम क्या है। तो हम आते हैं इस पे अपने क्या कहते हैं इस आईडी पे वापस चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। वॉलेट है, डेटा अद्यतन है, यूज़र सत्यापन करता है। पहले टाइटल बस की बात कर रहे हैं अभी, फिर एक एक करके हम सारे टाइटल्स पे बात भी करते चलेंगे और ओपन करके चेक भी कराते चलेंगे आपको, है ना। ये थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे संवेदनशील, सबसे जिम्मेदार कार्य जो करना है आपको वो इसी वेबसाइट से करना है। तो इस वेबसाइट को बिल्कुल हल्के में ना लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस वेबसाइट को ऑपरेट करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के और कॉन्शियस रहकर काम करना है। यदि आपने ज़रा सी भी लापरवाही करी तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। पहले एक एनआईसी का सॉफ्टवेयर चलता था, ठीक है, उसको ही अपडेट करके 2018 में पहले पायलट डिस्ट्रिक्ट्स में और उसके बाद पूरे राज्य में इसको लागू किया गया वेब जीआईएस को या एमपी भूलेख को। ठीक है। तो अब एनआईसी सॉफ्टवेयर जो था वो क्या था कि सीडी के माध्यम से होता था और उसमें आज काम करने के बाद 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन बाद रिवोक किया जा सकता था डेटा को। डेटा धोखे से कई बार क्रैश हो जाता था मान लीजिए, तो उसको रीसेट कर दिया जाता था, तो वो अपनी यथास्थिति में पहुंच जाता था। और उस यथास्थिति के दौरान या उन 7 से 8 दिनों के दौरान यदि कोई दुरुस्ती हुई होगी तो उसको ट्रैक करना थोड़ा सा टफ हो जाता था। लेकिन उसी का तोड़ लेकर आया है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर क्या कहता है, सॉरी ये सॉफ्टवेयर जो है ये रियल टाइम सॉफ्टवेयर है। रियल टाइम सॉफ्टवेयर का मतलब है आप इसमें कोई भी दुरुस्ती कर रहे हैं ये तुरंत दिखने लगेगा। ठीक है। एक बार दिखने लगेगा तो अगली बार यदि उस दुरुस्ती को किसी प्रकार से हटाना है, जोड़ना है, घटाना है, सुधारना है तो आपको अलग से एक दुरुस्ती करनी पड़ेगी। और जब भी आप कोई भी कार्य करेंगे हर बार वो कार्य जो है वो उसके लास्ट में मॉनिटर हो जाएगा। साथ ही इसमें प्रॉपर ट्रैकिंग है। इस वेबसाइट में आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसकी ट्रैकिंग है और इजीली चेक किया जा सकता है किस व्यक्ति ने, किस पटवारी ने, किस मोबाइल नंबर से, किस एम्प्लॉय आईडी से, कितने बजे, किस आईपी से काम किया है।
है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को भी समझें कि आप इस वेबसाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एक तो ये रियल टाइम है, दूसरा ये ट्रैकिंग है। प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सकती है इससे कि किस गांव के किस खसरे, किस हल्के के किस गांव के किस खसरे को किस पटवारी द्वारा कब कब सुधारा गया है ना। यानी एक खसरा है, उसमें यदि 4 नामांतरण हुए पिछले 1 साल में, तो चारों नामांतरण की डिटेल टाइम के साथ मिल जाएगी इसमें रिपोर्ट्स में। ठीक है। तो सबसे पहले आप जो ऊपर ऑप्शंस देख रहे हैं, इसके बारे में हम पिछली बार बता चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं। ये होम है, जिससे आप वेबसाइट के बिल्कुल शुरुआत में चले जाएंगे। ये सर्च का ऑप्शन है। ठीक है। सर्च में जो है आप अपना खसरा खतौनी, इसका हम एक बार और आपको वेबसाइट का डिटेल दे देंगे, पर हम अभी चाह रहे हैं कि केवल आपको पटवारी के लॉगिन का डिटेल दें। तो आप लॉगिन समझ लीजिए, फिर हम वेबसाइट की डिटेल भी अलग से दे देंगे, है ना। क्योंकि अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और फिर क्या होता है, लंबे वीडियोज़ में हमको दिक्कत नहीं होती, लेकिन देखने वाले बोर फील करने लगते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम शॉर्ट एंड स्वीट देने की कोशिश करें। तो अभी हमारी बात ज़्यादा हो गई है, हम वापस आते हैं वॉलेट रिचार्ज पे, है ना। तो ये वॉलेट रिचार्ज जो है, जैसे कि पटवारी की आईडी से बहुत सारे इसमें कार्य करने पड़ते हैं, कई चालान भरने पड़ते हैं, कई बार व्यवर्तन सूचना का फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसके लिए वॉलेट रिचार्ज होता है। यदि आप राजस्व भुगतान करेंगे और वॉलेट रिचार्ज का आपके वॉलेट है, तो वॉलेट का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता। ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से वॉलेट सेव हो जाता है, तो वॉलेट में कोई OTP, कोई नेट, कोई सर्वर नहीं लगता, तो इसमें आप आराम से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट इसी वेबसाइट के सर्वर में सेव रहेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है। इसलिए कई लोग वॉलेट रिचार्ज करके रखते हैं। ठीक है। और उसकी राशि यहाँ पर दिखती है, ये दिख रही है आपको वॉलेट राशि। फिलहाल इसमें कुछ नहीं, इसलिए इसमें कुछ नहीं दिखेगा, है ना। अच्छा हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, आपकी जो ये आईडी है पटवारी आईडी चलाने से पहले आप समझ लें कि पटवारी आईडी बनानी कैसी है। बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो गई होगी, और जिनकी नहीं हुई है तो वो फॉलोअप ले लें, क्योंकि अब तो 3 महीने हो गए हैं और लगभग सब लोगों का वेतन आ रहा है। जिनका नहीं आ रहा है जल्दी आ जाएगा। और काफ़ी लोगों का कहना है कम सैलरी आ रही, तो कम सैलरी का कारण है ग्लोबल बजट नहीं है। हम लोगों की सैलरी, या जो पुराने कर्मचारी हैं, जो पुराने अन्य विभाग के भी कर्मचारी हैं, उनकी भी ग्लोबल बजट के कारण सैलरी कम आ रही है। तो उसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जब आएगा बजट आ जाएगा, सबकी बराबर सैलरी आने लगेगी। ठीक है। तो चलिए हम वापस आते हैं इस पर। ये जो आपको दिख रहा है वेब GIS का फ्रंट पेज है, ये होम है, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आते हैं हम रजिस्टर एज इंटरनल यूज़र पे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं रजिस्टर एज इंटरनल यूज़र पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या खुल जाएगा, ये आपका इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है। रजिस्टर इंटरनल यूज़र पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम को रजिस्टर, ये गेट सिस्टम इन्फो इसलिए है ताकि OTP ना लगे। अदरवाइज़ हर बार OTP लगता है। यदि आप इससे कर देंगे तो आपकी OTP नहीं लगेगी, और फिर आप क्या कर सकते हैं, आराम से अपना कार्य कर सकते हैं, पटवारी की लॉगिन आराम से कर सकते हैं बिना OTP के, सिस्टम यदि रजिस्टर करते हैं तो, है ना। तो ये सिस्टम इन्फो है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सिस्टम की इन्फो रीड कर लेगा और सिस्टम को सेव कर लेगा, ताकि दोबारा OTP ना मांगे। उसके बाद यहाँ पर आप नाम भर लेंगे, फादर्स नेम भर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जेंडर भर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर भर लेंगे। यहाँ पर लॉगिन आईडी जो है वो आपकी 9 अंकों की एम्प्लॉय आईडी रहेगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर रहेगा आपका। मोबाइल नंबर के बाद आपका यहाँ पर ट्रेजरी संख्या जो है सेम, एम्प्लॉय आईडी लॉगिन आईडी सेम रहेगी। ईमेल आईडी, यहाँ पर आप दस्तावेज अपलोड, तो एक फॉर्म होगा, जो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उस फॉर्म को आप देख लीजिएगा। वो फॉर्म के बाद यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यूज़र प्रकार में जाकर पटवारी चुन लेंगे। देखिए क्या क्या ऑप्शन आते हैं, हम एक बार दिखाते हैं। ये देखिए हमने रजिस्टर्ड कर लिया सिस्टम, इसलिए बोल रहा है कि मशीन पहले से पंजीकृत है। हम यहाँ पर आए, ये देखिए डिपार्टमेंट यूज़र में गए, ये डेजिग्नेशन में आप देख सकते हैं, इतने सारे डेजिग्नेशन में हमको उपलब्ध है। ठीक है। इतने सारे डिपार्टमेंटल यूज़र्स की आईडी बनती हैं, OIC की, नायब तहसीलदार की, RI की, ACLR की, CLR की, ठीक है, SLR की, SDO की, इन सब की आईडी बनती हैं। तो ये देखिए, ये हमने आईडी बना ली। जैसे ही हम आईडी बना लेंगे, है ना, ये आप देख सकते हैं क्या दिख रहा है आपको, इस तरीके से हमने ज़िला चुन लिया, तहसील चुन ली, और यहाँ पर हम ये कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अभी क्या गांव असाइन खाली होंगे नहीं, इसलिए आप ये ना करें, आप केवल क्या करें, यहाँ पर इसको अप्रूव कर दें और ये सबमिट कर दें। जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे आपकी आईडी बन जाएगी, OTP चला जाएगा, फिर आप उस OTP या उस पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो जब लॉगिन करेंगे आपको हल्का मिल जाएगा, जब हल्का मिल जाएगा तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम आए वॉलेट के बारे में हम आपको बता चुके हैं, वॉलेट रिचार्ज क्या होता है। ठीक है। ये देखिए राशि 0 दिख रही है, यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देंगे 100 डाल के, तो हम इसमें पैसा जोड़ सकते हैं। और यहाँ से स्टेटमेंट से हम हिस्ट्री देख सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र से हम ये चेक कर सकते हैं कि कितना ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है। ये हो गया। फिर आते हैं इसके, हमने सेकंड ऑप्शन जो है डेटा अद्यतन का, इसमें हम आए तो हमको दिख रहा भूमि बंधक।
है ना। अब भूमि बंधक में जाएंगे आप तो पहले आप समझ लें कि जो भूमि बंधक है वो क्या है। अब भूमि बंधक जो होता है वो बैंक से डायरेक्ट होता है, यानी कि बैंक डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है तो वो आ जाता है हमारे पास और हम उसको अप्रूव करके फॉरवर्ड कर देते हैं तहसीलदार आईडी में। यदि वो इस तरीके से नहीं आता है तब फिर हम क्या करते हैं उसको हम इस ऑप्शन से करते हैं, है ना। तो लगभग अब 90% बैंक जो है वो इस ऑप्शन के तहत रजिस्टर्ड हैं और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्टर्ड जल्दी हो जाएंगे। और यदि फिर भी ऐसा कोई आपके पास आता है जिसमें उसने कहीं प्रकार से बंधक रखा है लेकिन वो बैंक रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू उसका बंधक दर्ज कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। देखिए यदि हम SBI या कोई ऐसा बैंक चुनेंगे जो रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, चुना गया बैंक भूलेख पर सीधे बंधक दर्ज करने हेतु पंजीकृत है, अतः यह बंधक सिर्फ बैंक द्वारा ही दर्ज किया जा सकता है। मतलब यदि कोई बैंक रजिस्टर्ड है MP भूलेख के साथ तो आप उस पर बंधक दर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। बंधक किस पर दर्ज कर सकते हैं, केवल जिसका जो बैंक टाई अप नहीं किया है भूलेख के साथ। तो हम यहाँ पर कोई और बैंक चुन लेते हैं, जैसे हमने मैसूर बैंक चुना। अब मैसूर बैंक का टाइप नहीं है MP भूलेख के साथ, हमने जिला शाखा चुन ली, हमने ऋण खाता संख्या डाल दी, हमने ऋण की राशि डाल दी, ठीक है। तो ऋण की राशि जैसे हमने यहाँ पर डाल दी, मान लीजिए 25 लाख रुपए, ठीक है। खाता बंधक क्षेत्रफल है तो वो हम क्षेत्रफल डाल सकते हैं या फिर खसरा ऑटोमेटिक ले लेगा जब हम ऊपर सेलेक्ट करके आएंगे। ये देखिए ये खसरा दिए हुए हैं, है ना। ऋण ऋण जैसे हमने ऋण दिनांक डाली, ये देखिए ये मैसेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ गया। क्या आ गया मैसेज कि 2.5 लाख खसरा का रकबा इतना इतना हेक्टेयर मैसूर बैंक शाखा नरसिंहपुर में बंधक है ना। और ऋण आदेश क्रमांक डाल के यदि ऋण बंद, यदि ऋण खत्म करना है तो हम यहाँ पर ऋण मुक्त का डाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बंधक मुक्त किया जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसको भूमि बंधक सेव करके हम क्या कर देंगे, फाइनल सेव कर देंगे तो ये खसरे में कैफियत में चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है। इतने ऑप्शंस है। इसके बाद आता है उड़ान खसरा चिन्हित करना। अब उड़ान खसरा क्या होता है सबसे पहले ये समझ लें आप। तो उड़ान खसरा जो होता है जब किसी ग्राम का सेटलमेंट किया जाता है, बंदोबस्त किया जाता है, तो बंदोबस्त के दौरान यदि कोई नंबर बीच में नक्शा में नंबर देना छूट जाए, है ना। कोई नंबर है सर्पाकार जैसे हम नंबर देते हैं, मान लीजिए उस नंबर देते समय कोई नक्शे में नंबर देना छूट जाए धोखे से, तो जब आखिरी में देखा जाता है तो उसको आखिरी नंबर बटा जो नियरेस्ट उसका नंबर होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो नंबर उसको दे दिया जाता है। इस तरीके से क्या बनता है, उड़ान नंबर बनता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी कारण से उसको यदि हमने उड़ान नंबर चिन्हित नहीं किया है तो वो पूरे खसरे में एज अ मूल खसरा नंबर ट्रीट होगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण वो कई बार एरर क्रिएट करेगा। इसलिए हम उनको ऐसे खसरों को हम उड़ान नंबर चिन्हित करे में जाकर उड़ान नंबर चिन्हित कर देते हैं, है ना। और ऐसे खसरों को जो धोखे से उड़ान नंबर चिन्हित हो गए हैं और वो मूल खसरे में बटा नंबर के लिए बटांकन बनाने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, उड़ान नंबर से हटा देते हैं, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, जोड़ें और हटाएं। तो जोड़े पे क्लिक करेंगे तो जुड़ जाएगा और हटाएं पे क्लिक करेंगे तो उड़ान नंबर से हटकर नॉर्मल खसरे में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आते हैं हम नक्शा बटांकन में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है नक्शा बटांकन। आपके पास दो ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य आएंगे जिसकी सबसे ज़्यादा आप आईडी ओपन करेंगे, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कार्य करेंगे। एक आएगा नक्शा बटांकन, ये जो आपको सामने दिख रहा है। दूसरा आएगा आपका आदेश अनुपालन और तीसरा आएगा आपका खसरा डेटा सुधार। ये तीन ऑप्शंस हैं जिनका आपको सबसे ज़्यादा उपयोग करना है। इन ऑप्शंस के अलावा अभी अन्य ऑप्शंस पे आपको ज़्यादा कार्य नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा तो बहुत रैंडम और बहुत रेयर पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया नक्शा बटांकन। हम नक्शा बटांकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने गांव चुन लिया, हमने खसरा चुन लिया जिसके हमको नक्शे करने बटांकन करने हैं। मान लेते हैं हमको ये खसरा चुन लेते हैं जिसमें कम बटांकन है ना। ये हम चुन लेते हैं 55 नंबर। तो 55 में 1 3 4 है, हमने इसको नक्शा विभाजन के लिए चुन लिया। हालांकि ये होना चाहिए था 1 2 3 या 1 2 3 4। चलिए कोई नहीं, 1 3 4 ही उपलब्ध है ना। अब आप ये देखिए इसको बड़े गौर से, यहाँ पर दो ट्रे हैं, एक ट्रे ये है ऊपर वाली, एक ट्रे ये है बगल वाली। तो ये ट्रे क्या है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस के लिए है, लेंथ मेजर करने को, एरिया मेजर करने को, ठीक है, सेव करने को, फाइनल सेव करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, सेव करने के लिए है ना। ये जूम इन जूम आउट करने के लिए है, ये फुल पेज में जूम करने के लिए, सेट करने के लिए है, ये बैक के लिए, ठीक है। कोई स्टेप पे आपको वापस जाना उसके लिए। तो अभी ये जूम इन और जूम आउट कर रहे हैं हम, यहाँ से जूम इन जूम आउट कर लेंगे हम, ठीक है। अब हम आ रहे हैं लेंथ मेजर करने पे। तो हमने क्या किया, ये देखिए आप, ये हमने यहाँ से यहाँ की लेंथ मेजर की, यहाँ से यहाँ की लेंथ मेजर की, कितनी आ गई, 306 मीटर आ गई। अब हम ऐसे करके लेंथ मेजर कर, ये एरिया है। अभी देखिए एरिया हम एस्टीमेट मेजर कर रहे हैं, हम केवल कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स पे रख रहे हैं। ये तो एस्टीमेट है ना, एक्यूरेट निकालना हो आपको तो इसको जूम करके पूरे फिगर का अच्छे से ये निकाल लें आप, तो आपको इसका एरिया भी मिल जाएगा।
ये देखिए एरिया मिल गया हमको कितना, 26,809 स्क्वायर मीटर के आसपास आ रहा है ना। ये आ गया हमारा एरिया। अब एरिया के बाद ये सेव और रिफ्रेश का ऑप्शन है। अब हम आते हैं नक्शा बटांकन। तो ये जो थी ये मेन प्रोसेस है, ये केवल इन्फॉर्मेशंस के लिए है। ये आती है एग्जीक्यूशन के लिए। अब इससे हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। इससे हम नक्शा बटांकन काटेंगे। ये पहला टूल है जिससे सिलेक्ट ज्योमेट्री होती है। ये दूसरा टूल है जिससे खसरा नंबर एक्सचेंज होते हैं। ये छठवां टूल है जिससे कि कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करके कट किया जाता है। ये सेवन्थ टूल है जिससे कि दो ज्योमेट्री या दो से अधिक ज्योमेट्री को कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट करके मर्ज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट ज्योमेट्री से स्प्लिट ज्योमेट्री पे गए हम यहाँ से कोई भी इसको जूम करेंगे। इसको जब हम जूम करेंगे तो हमको बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट हम रैंडम चुन लिया हमने और गो कर दिया। ठीक है, अब जब हम नक्शा काट रहे हैं, देखिए ये 3 हमको नंबर बटांकन दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। तो जब ये 3 बटांकन हमको दिख रहे हैं, इन 3 बटांकन के हिसाब से हम इसको आराम से काट देंगे, है ना। और एरिया जब तक मेजर नहीं होगा तब तक ये नहीं कटेगा। तो ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एरिया इसका बराबर से काट दे रहे हैं, है ना। कितना एरिया है, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 0.12 0.12 हेक्टेयर। ये देखिए जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट करके बाहर डबल क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली क्या ले लिया, 55/4। ऐसे ही हम किसी और कोऑर्डिनेट से दूसरा नंबर काट रहे हैं। ये देखिए, तो अगला क्या है 0.06। तो ये 0.06 पे चला जाएगा। ये देखिए ये डबल क्लिक किया हमने, इसने ऑटोमेटिक नंबर ले लिया 55/1। ठीक है, ये देखिए अब ये ऑटोमेटिक सही नंबर ले लिया क्योंकि 55/3 सही आ रहा, एरिया इसका पूरा सही है। यदि ये एरिया कम या ज़्यादा होता, एक और नंबर होता, तो यहाँ पर भी ये नंबर नहीं डालता, ऐसे ही छोड़ देता। अब जो हम बता रहे थे आपको इसका तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, नंबर डालने के लिए। मान लीजिए यदि सेम रकबा होता है इन तीनों का, है ना, तीनों का रकबा सेम होता तो नंबर डालने में दिक्कत जाती। तो हम तीनों को पहले काट देंगे। काटने के बाद यहाँ से हम आएंगे तीसरे नंबर पे, ये नंबर दिए हुए हैं, हम नंबर सेलेक्ट करके जो सही नंबर है या जो नंबर हमको चाहिए वो नंबर हम सिलेक्ट करके अप्रूव कर देंगे। ठीक है, फिर आता है मर्ज का ऑप्शन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए कंट्रोल से हमने तीनों को सिलेक्ट कर लिया और ये मर्ज कर दिया। ठीक है, अब ये सेव करने को बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं एक बार। ये हमने रिफ्रेश कर दिया तो ऑटोमेटिक हट गया, वरना सेव करके करते तो भी हम सेम ऑप्शन कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ टिप लिख देंगे और या तो इसको फॉरवर्ड करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। फिर हम वापस आ गए नियंत्रण पटल पे। ये देखिए ठीक है, इसके बाद आता है हम नक्शा संख्या अद्यतन में। इस पर आप जाएंगे। इस पर हमने क्या किया, एक आदेश क्रमांक डाला, पीडीएफ अपलोड कर दी और सेव कर दिया। जैसे ही सेव करेंगे इसमें सेम चीज़ पूछ रहा है, गांव का नाम और खसरा नंबर। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, नक्शा नंबर अद्यतन यानी किसी नक्शे का नंबर को अपडेट करना, चेंज करना, करेक्ट करना, और दूसरा है नक्शा नंबर विनिमय यानी कि 2 नंबरों को म्यूचुअली ट्रांसफ़र करके नंबर को करेक्ट करना। ठीक है, हम यहाँ पर पहले क्या कर रहे हैं, नक्शा नंबर अद्यतन। तो हमने कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लिया 80 नंबर और जोड़े पे क्लिक कर दिया। जैसे ही जोड़े पे क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन हमको मिल जाएगा, सुधार करें। जब सुधार करें हमको मिल गया, हम देख सकते हैं इस तरीके से हम जाएंगे, सुधार करें पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम सुधार करें पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये नक्शे खुल गए। अब जब नक्शे खुल गए तो हम यहाँ पर पहले कोई खसरा सेलेक्ट करेंगे इस वाले ऑप्शन से। ठीक है, ये वाले सेम ऑप्शन से खसरा सेलेक्ट किया हमने, 61 किया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं 61 की जगह पर क्या होना, 80। तो वो सिलेक्ट करने को बोल रहा है 61 की जगह क्या चुन लो, 80। ये हमने 80 चुन लिया। 80 चुन के हम असाइन खसरा कर देंगे। पार्सल प्रकार में हम लैंड है, आबादी है, सड़क है, रोड है, नाली है, नहर है, क्या है, उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो ये देखिए ये 80 दिखने लगा। अब इसको यदि हम सेव कर देंगे और फॉरवर्ड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80 नंबर की रिक्वेस्ट तहसीलदार की आईडी में चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया नक्शा नंबर अद्यतन, सेलेक्ट किया, नक्शा दिया, असाइन करके सेव कर दिया। चलिए दूसरा पर हम आते हैं, वो है नक्शा नंबर विनिमय। अब विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। तो एक्सचेंज करने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। तो हमने 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये 2 नंबर सेलेक्ट करके हम अंदर गए। अब आप देख सकते हैं ये 2 नंबर पहले से ऑटोमेटिक सिलेक्ट हैं। हमको केवल क्या करना है, नक्शा नंबर को विनिमय करना है।
ठीक है, विनिमय करके सेव कर देंगे। गौर से देखिएगा, लेफ्ट में क्या है 18/2, राइट में क्या है 18/1। हमने क्या किया, इसको सब कुछ ओके था, कुछ नहीं करना पड़ा, हमने नक्शा नंबर विनिमय पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये अब देखिए लेफ्ट में आ गया 1 और राइट में चला गया 2। ठीक है, लेफ्ट में क्या था 2, राइट में था 1, अब हो गया लेफ्ट में 1 राइट में 2। फिर से सिलेक्ट किया, फिर से नक्शा नंबर, तो देखो 1 की जगह पे 2 हो गया। 1 अभी लेफ्ट में था, फिर से राइट में चला गया 1, और 2 अभी राइट में था, फिर से आ गया लेफ्ट में 2। ठीक है, इस तरीके से हम नक्शा नंबर अद्यतन कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तो यूज़र वेरीफायर क्या है, जहाँ पर हम अपने आईडीज़ के बारे में, जहाँ पर हमारी डिटेल्स है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है, चौथा ऑप्शन आता है आपका बिना सूचना व्यववर्तन। बिना सूचना व्यववर्तन मतलब कि डाइवर्जन विदाउट इंटीमेशन। ठीक है, जब भूमि का प्रकार बदल दिया जाए और जिसकी जानकारी शासन को ना दी जाए, जिससे शासन को भू राजस्व का नुकसान हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पटवारी की आईडी में ऑप्शन आता है जहाँ से वो बिना सूचना व्यववर्तन वाले केसेस को एसडीएम की आईडी में फॉरवर्ड कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, तो ये ऑप्शन आया। नवीन व्यववर्तन प्रतिवेदन हमने जो भेजा उसकी जानकारी, भेजे गए प्रतिवेदन की जानकारी, और लंबित, लंबित मतलब कि जो किसी अन्य स्रोत यानी वेब जीआईएस से आए हैं, जीपीएस से आए हैं, जीआई अलग अलग ऑप्शन से यदि कोई भी आ रहा है इसमें, तो उसके लिए ये इस तरीके का विकल्प उपलब्ध है ना, जिसको हम यहाँ से चाहें तो डायरेक्ट हम प्रतिवेदन भेजें कर सकते हैं। तो 10 स्क्वायर मीटर, 10, 12, 26, हम इसको मौके पर चेक कर लेंगे, और यदि सही में इतना एरिया डाइवर्टेड होगा तो हम इसका आवेदन प्रतिवेदन इसी ऑप्शन से डायरेक्ट भेज सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम आते हैं, ये देखिए, एक हम भेज के देख रहे हैं, जैसे कि नवीन व्यववर्तन प्रतिवेदन में गए, हमने खसरा नंबर चुन लिया, खसरा नंबर में जाकर हमने क्या किया, उस व्यक्ति को चुन लिया, जोड़े पे क्लिक करेंगे, जैसे ही जोड़े पे क्लिक करेंगे ये आगे बढ़ जाएगा इस तरीके से। अब वो पूछ रहा है क्या डालो, कि इस ज़मीन का कितना पार्ट कराना, तो हमने पूरा चुन लिया। औद्योगिक डाइवर्जन किया तो कितना आ रहा है, 45,148 रुपये आ रहा है। ठीक है, 45,148 आने से ये हमको इस तरीके से मिल गया। फिर हम इसको यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही फॉरवर्ड करेंगे ये कहाँ चला जाएगा, एसडीएम की आईडी में। फिर आता है ग्रीवियांस और सुझाव, यहाँ से आप पटवारी की लॉगिन करेंगे, पटवारी की ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड नंबर, मेल आईडी और एम्प्लॉय आईडी दी है, वहाँ से आप कोई भी शिकायत जो आपको इस वेबसाइट में या आपके किसी कार्य में तकनीकी रूप से समस्या कर रहा है उसके लिए आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं भूस्वामी सुधार। भूस्वामी सुधार का मतलब होता है परिमार्जन, डेटा क्लिनजिंग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और जो एक रूटीन कार्य है, क्योंकि इसको अभी पूरा सही नहीं किया गया है। जिस दिन इसको पूरा सही कर देंगे आप हम लोग मिलकर, तब फिर इसकी ज़रूरत भविष्य में नहीं पड़ेगी, है ना। तो क्या होता है भूमि स्वामी सुधार, इस पर क्लिक करेंगे हम। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। खसरा संख्या चुन ली हमने, खसरा संख्या चुना, ये इस तरीके से खसरा चुन लिया। विवरण देखने पे गए तो आप देख सकते हैं ये एक नाम दिख रहा है, हम कोई और नंबर चुन लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो हमने जैसे ही दूसरे नंबर पे क्लिक किया, ये देखिए इतने सारे नाम आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब इतने सारे नाम दिख रहे हैं तो इसका हिस्सा बनाना या कितने लोगों का नाम है ये एग्जैक्ट पता पाना संभव नहीं है, तो इसलिए इसका क्या किया जाता है, डेटा क्लिनजिंग या परिमार्जन। ये देखिए परिमार्जन आ गया, यहाँ पर आपने क्या किया, हिस्सा और संपूर्ण की जगह अन्य डाल दिया। ठीक है, अब पुरुषोत्तम लोचन ये था, तो पुरुषोत्तम पिता जमुना प्रसाद, तो पुरुषोत्तम पिता जमुना प्रसाद लिखा, बाकी सेव कर दिया। फिर दूसरा बार आए, दूसरी बार लोचन लिखा। ये देखिए आप देखते जा रहे हैं, हम जितने नाम लिख रहे हैं उतने लोग की एक स्लाइड। अब आप ये स्लाइड देखिए और ये स्लाइड देखिए, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये ज़्यादा ईजी है समझने में, पढ़ने में, समझाने में और बताने में, है ना। इस तरीके से हमने क्या किया, परिमार्जन करके इनको सबको भर के फॉरवर्ड कर दिया। क्या करेंगे, फॉरवर्ड करके यहाँ पर ये देखिए तहसीलदार को भेजें लिखा है, कार्यवाही करें लिखा है, इस पर हम तहसीलदार को भेजे कर देंगे और कार्यवाही करे कर देंगे, तो ये चला जाएगा आगे। ठीक है, ये लीजिए, ये आ गया। अब आते हैं नक्शा डाउनलोड अपलोड। ठीक है, तो अब ये नक्शा की क्या ज़रूरत पड़ती है ये समझ लें आप। तो ये कौन से नक्शे हैं, ये वो नक्शे हैं जो काय में पाए जाते हैं, मतलब काय में काम आते हैं केवल रोवर मशीन में, यानी कि कोर्स के सीमांकनों में। ठीक है, तो ये देखिए आप जाएंगे यहाँ पर, जिला डालेंगे, तहसील, गांव और डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नक्शा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर रार फाइल में होता है जिसको डायरेक्ट आप रोवर पे डालेंगे तो वो काम करने लगेगा, शेप फाइल।
इसके बाद आता है खोजें। तो यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं, जैसे अभी हमने नक्शा काटने की कोशिश की, डेटा सुधारने की कोशिश की, तो वो क्या होता है, एक CR नंबर जनरेट कर देता है, CLR नंबर जनरेट कर लेता है। ठीक है, इससे क्या होता है, यदि मान लीजिए कभी कल को वो लंबित में दिखाए तो हम यहाँ से उसको सुधार सके या रिजेक्ट कर सके, तो ये उसी के लिए रहता है। यहाँ से सर्च करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना। इसके बाद हम आते हैं व्यवर्तित भूमि डेटा एंट्री में। तो व्यवर्तित भूमि डेटा एंट्री मतलब कि ऐसी ज़मीनें जिनका डाइवर्जन हो चुका है, लेकिन अभी अपडेट नहीं होने के कारण या प्रॉपर करेक्शंस नहीं होने के कारण अभी भी वो क्या है, कृषि भूमि काउंट हो रही हैं, कृषि भूमि कैलकुलेट हो रही हैं। ठीक है, तो उनको हम करते हैं व्यवर्तन डेटा एंट्री। कैसे करते हैं, यहाँ जाएंगे, जिला तहसील गांव चुन लेंगे, गांव चुन के खसरा नंबर या भूमि स्वामी चुन लेंगे। हमने एक खसरा चुना और नीचे एरो से सिलेक्ट कर लिया। विवरण देखिए में गए, हमको देखिए 2/1 की हमको क्या दिखने लगा, डिटेल दिखने लगी। अब हम चाहें तो इसका हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम खसरा देख सकते हैं, ठीक है, या भूमि स्वामी के नाम देख सकते हैं, वो देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, अन्य, आवासीय, औद्योगिक, कृषि, पूर्त, व्यावसायिक, शैक्षणिक, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस में हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। जब इन ऑप्शंस पे हम काम करेंगे तो ये ऑप्शंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम भूभाटक लिख के इसको फॉरवर्ड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्टेड। यानी कि अभी तक जो कृषि भूमि दिख रहा था, इसकी एंट्री के बाद क्या देखने लगेगा, वो व्यवर्तित। साथ में ही इसका पूरा का पूरा रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाएगा जब से इसका जमा नहीं होगा। ये देखिए भूभाटक डाला, यहाँ पर हमने प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव करके सेव करके फाइनल सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये देखने लगेगा, तुरंत देखने लगेगा, ये कहीं नहीं जाता है अप्रूवल के लिए। इसके बाद आता है भूमि बंधक। तो देखिए भूमि बंधक पे आप क्लिक करेंगे तो बैंक यूज़र से प्राप्त आवेदन जो बैंक द्वारा भेजे गए थे और जो हमने तहसीलदार को भेज दिए हैं। तो ये एक खसरा नंबर है 67/1, इसका हमने तहसीलदार महोदय को क्या भेज दिया है, भूमि बंधक का आवेदन। तो जब भूमि बंधक का आवेदन हमने भेज दिया है, उसको ही क्या करना है, केवल तहसीलदार को अप्रूव। ठीक है, जैसे ही वो अप्रूव करेंगे उसके खसरे में या तो बंधक या बंधक मुक्त दिखने लगेगा। यही हम आपको सबसे पहला ऑप्शन जो हमने बताया था, ठीक है। फिर हम आते हैं हमारे अगले ऑप्शन पे। कौन सा ऑप्शन है, मजरा टोला। तो मजरा टोला में क्या है, केवल हमको ये देखिए नया आवेदन आ रहा है, नया गांव, नया वो, नई फाइल, ठीक है, जिससे हम मजरा टोला को फर्स्ट पार्ट कर देंगे GT वाला, ठीक है, ग्राउंड ट्रूथिंग वाला पार्ट इसका कर देंगे यहाँ से। फिर उसके बाद आता है भू राजस्व का भुगतान। तो भू राजस्व का भुगतान क्या होता है, किसी भी ग्राम का जो सबसे मुख्य काम है, मूल कार्य है राजस्व का, वो है वहाँ से राजस्व की वसूली करना। तो जो राजस्व की वसूली है वो दो प्रकार से होती है, एक होती है व्यवर्तन भूमि की, दूसरी होती है कृषि भूमि की। तो व्यवर्तन भूमि की तो समय समय पर हम लेते रहते हैं, कृषि भूमि की सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये कृषि भूमि की है भू राजस्व। तो यहाँ पर आपने गांव का प्रकार चुना, भूमि का प्रकार चुना, वर्ष का प्रकार चुना, और हम यहाँ पर क्या चुन लेंगे, व्यवर्तित या कृषि। तो हम कृषि चुन लेंगे, तो यहाँ हमको डिटेल मिल जाएगी जहाँ से हम क्या भर सकते हैं, उसकी हम भर सकते हैं उसकी भू राजस्व, ठीक है, उसका हम भू राजस्व भर सकते हैं। ये देखिए, और हमने इसके पहले क्या क्या भुगतान किया वो भी हमको यहाँ से डिटेल देखने को मिल गई। ये देखिए, हमने 743 रुपये की 29 मार्च को पेमेंट की है, इसलिए वो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, इसका हम वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आता है व्यवर्तन सूचना हो गया, भूमि बंधक हो गया, मजरा टोला, हाँ, व्यवर्तन सूचना। व्यवर्तन सूचना हम आपको बता चुके हैं, अभी अब भी बताया जो हमने जस्ट, ठीक है, इसके पहले। यह व्यवर्तन सूचना, ये देखिए, ये व्यवर्तन सूचना में क्या है, इस तरीके का केस आता है, जो व्यक्ति बाहर से आवेदन करेगा व्यवर्तन सूचना का, डाइवर्जन का, वो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, जिसको अपन एग्जीक्यूट कर देंगे, यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो SDM के ID में चला जाएगा और उसका डाइवर्जन अप्रूव हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। इसके बाद आता है ई बस्ता। ई बस्ता यानी कि वो खसरा, वो नक्शा, वो B1 जो आपको हमेशा अपने साथ लेकर चलना है, चाहे मोबाइल में चाहे लैपटॉप में, ठीक है। ये आ गया आपका ई बस्ता। ई बस्ता के बाद आता है आपका खसरा डेटा सुधार। तो ये हम आपको इसके बाद बता देते हैं, पहले हम आपको इसके आगे का बता दें। खसरा डेटा सुधार और आदेश अनुपालन हम बाद में आराम से बता देंगे, ठीक है। फिर आता है मिसल डेटा एंट्री। अब देखो मिसल क्या होती है, मिसल सबसे महत्वपूर्ण पुराना दस्तावेज है जो किसी भी ग्राम के बंदोबस्त के दौरान क्रिएट किया जाता है। ये जो दस्तावेज होता है, ये जो मिसल होती है, ये सबसे मुख्य आधार होता है हमारी भूमि का। अभी का रिकॉर्ड किसी प्रकार से कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मिसल जो है वो इन सब डॉक्यूमेंट्स के लिए या वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं भूमि संबंधित, उनके आधार के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। इसलिए
ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्या, मिसल, है ना। यहाँ से हमने गांव चुना, तहसील चुनी, ठीक है, जिला चुना, खोजे पे क्लिक किया, ये देखिए मिसल दिख रही है। इस पर क्लिक करेंगे, हम डाउनलोड कर लेंगे इसको, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेंगे तो ये डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है। इसके साथ ही हम इसमें क्या कर रहे हैं इस समय, टैगिंग। आप लोग जब मतलब जो भी नए पटवारी जब आएंगे तो उनके लिए ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें टैगिंग करनी है। इस मिसल को आराम से देखना है, 272 पेज की है। इसमें हम क्या कर देंगे, मिसल को डिवाइड कर देंगे। खसरा कहाँ से कहाँ तक है, B1 कहाँ से कहाँ तक है, रीनंबरिंग कहाँ से कहाँ तक है, और निस्तार पत्र कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो खसरा क्या है, जो खसरा उस समय बना जब बंदोबस्त किया गया। B1 क्या है, जो B1 उस समय तैयार की गई, है ना, खसरा खातावार। फिर रीनंबरिंग यानी कि जो पुराने नंबरों से जो नया नंबर बना है उसकी जानकारी एक जगह पर मिल जाती है। निस्तार पत्रक मतलब कि शासकीय भूमि का निस्तार, ठीक है, किस मद में कौन सी भूमि का उपयोग हो रहा है और किसको संरक्षित और सुरक्षित रखा गया है, ये होता है आपका मुख्य काम मिसल में। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। आने वाले वीडियोज़ में हम आपको मिसल देखना भी बता देंगे। ये हमने कर लिया। अब आप देखिए, जब आपने मिसल की 4 पार्ट में बांटा तो ये आ गई भू राजस्व की एंट्री। जो B1 आपने बांटी वो यहाँ आ जाएगी कि आपने इतने पेज से इतने पेज B1 बांटा, तो वो यहाँ खुलेगा, वहाँ पर हम एक एक खसरे की एंट्री कर देंगे, ठीक है। फिर आता है निस्तार पत्रक, ये निस्तार पत्रक की एंट्री यहाँ पर कर देंगे सेम चीज़ की। उसके बाद ये रिकॉर्ड अद्यतन, ठीक है, ये भी सेम चीज़ का मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का रिकॉर्ड अद्यतन का ऑप्शन है, उसी में इससे रिलेटेड ही है। इसके बाद आते हैं हम प्रोफाइल अपडेट, नंबर बदलना हो, नाम बदलना हो, ईमेल आईडी चेंज करना हो तो उसके लिए ये ऑप्शन है। उसके बाद आता है GCP डेटा, सर्वेक्षण संख्या सुधार, यानी कि जो का खा गा घा थे उसको 1 2 3 4 किया गया है, उसकी जानकारी आपको इससे मिल जाएगी। फिर मजरा टोला में भी सेम, यहाँ पर आप GT करेंगे, यहाँ पर फाइनल ROR करके प्रकाशन करवाएंगे। फिर भूमि आधार KYC बता देते हैं, है ना। अब ये देखिए, ये वो आवेदन है जो किसी किसानों द्वारा प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लगभग कितने 101 आवेदन है। इन 101 आवेदन पे कार्रवाई करनी है जिन्होंने आधार से अपने खसरे को लिंक कराया। तो हमको इसको डेटा को मैच करके, जानकारी को मैच करके, नाम को मैच करके इसको केवल हमको वेरीफाई करना है या अप्रूव कर देना है। ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से हमने अपने WebGIS के पटवारी की आईडी के सारे ऑप्शंस पर चर्चा कर ली। केवल 2 महत्वपूर्ण ऑप्शन बचे, खसरा डेटा सुधार और आदेश अनुपालन। तो खसरा डेटा सुधार भी हम आपको आज बता देते हैं, फिर आदेश अनुपालन के लिए हम एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे, है ना। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, हम आते हैं खसरा डेटा सुधार में, है ना। अब देखो, खसरा डेटा सुधार का नाम ही समझ में आ रहा है, खसरा के डेटा को सुधारना या खसरा में डेटा को सुधारना। तो हमको इसमें क्या करना है, केवल यही 2 काम करना है, या तो खसरा में डेटा को सुधारना है या खसरा के डेटा को सुधारना है। सॉरी, हाँ। तो हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं। एक है खसरा हटाना, दूसरा है खसरा जोड़ना, तीसरा है खसरा को वापस लाना, चौथा है भेजे गए आवेदन, है ना। और सबसे पहला तो आप देख ही रहे हैं अद्यतन, यानी पहले में हम खसरा के डेटा को सुधार रहे हैं, खसरा में डेटा को सुधार रहे हैं, ठीक है। और बाकी के 3 ऑप्शन में हम खसरा के डेटा को सुधारेंगे। तो पहले में अद्यतन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमने गाँव चुना, खसरा चुन लिया। जैसे हमने गांव चुन के खसरा चुना, हमारे पास विवरण देखने का ऑप्शन आएगा, हमने विवरण देखे पे क्लिक किया। जैसे विवरण देखे पे क्लिक करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी सामने, जो वर्तमान में खसरे की प्रविष्टियां हैं, है ना, 3 नंबर कॉलम की छोड़ के, यानी कि नाम वगैरह को छोड़ के, क्योंकि नाम वगैरह सुधारने के लिए, नाम वगैरह के लिए हमको क्या लगता है, आदेश अनुपालन, है ना। तो ये देखिए, ये ऑप्शन खुल गए। खसरा संख्या, शामिल खसरा, भूमि प्रकार, निजी है तो अलग ऑप्शन है, जैसी शासकीय कर देंगे तो ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्षेत्रफल, भू राजस्व, अन्य संरचना, अभियुक्तियाँ, सिंचाई के साधन और कैफियत, ये चेंज नहीं होती। जो भी इसके आगे लिखना है वो इसके आगे लिखता जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये वर्तमान प्रविष्टि है और इस पर कोई सुधार करेंगे तो भविष्य में क्या प्रविष्टि दिखेंगी वो ये है, ठीक है। ये क्लिक करिए। जैसे हमने इसको देखिए, शासकीय किया, ये नौयत का कॉलम बढ़ गया, यहाँ पर नौयत नहीं है, यहाँ पर नौयत का कॉलम बढ़ गया, ठीक है। ये देखिए, निजी किया, ये नौयत हट गया। तो इस तरीके से ऑप्शंस घटते और बढ़ते हैं इसमें, है ना। ये देखिए, ये आ गया ऑप्शन, है ना। यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, चेंज करके यहाँ पर प्रकरण क्रमांक, आदेश दिनांक, आदेशकर्ता का नाम करके अपलोड कर देंगे। अन्य संरचना में क्या आ रहा है आपका, आप देख सकते हैं, है ना। निजी कर देते हैं। निजी में अन्य संरचना में हेलीपैड, हवाई अड्डा, हरित या वन आच्छादित क्षेत्र, स्थायी पगडंडी, रेलवे स्टेशन, रेडियो स्टेशन, सड़कें, शमशान, शिविर, है ना, कब्रिस्तान, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। और अन्य अभियुक्तियों में क्या आता है, वेदुड़, रेतीली ज़मीन, मिट्टी का प्रकार, है ना।
और सिंचाई का साधन में नल, कूप, और पेड़ के प्रकार में पेड़। इस तरीके से इतने ऑप्शंस आते हैं। इसको हम कैफियत में भी अपलोड करके सेव कर सकते हैं और सेव करके फाइनल सेव। दूसरा आता है खसरा हटाना। अब खसरा हटाना क्या होता है, मान लीजिए 13 नंबर का एक खसरा और 13/1 और 13/2 बना है, या 13 नंबर का एक खसरा और 13/2 बना हुआ है। तो हमको क्या करना है, 13/2 तो बने ही है, 13 को हमको 13/1 बनाना है। या मान लीजिए 13/2 धोखे से बन गया, हमको 13/2 को डिलीट करना है, केवल 13 को यथावत रखना है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 13 को या 13/2 को यहाँ से हम जाके सिलेक्ट करेंगे, विवरण देखेंगे, और ये देखिए डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब वर्तमान में ये है क्योंकि खसरा अभी मौजूद है, और अद्यतन पश्चात यानी कि डिलीट करने के बाद क्या हो जाएगा, ब्लैंक, यानी ये खाली हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये दिख रहा। यहाँ पर भी हमको सेम आदेश प्रकरण क्रमांक PDF अपलोड करके फॉरवर्ड कर देना है। तो ये सेव करके जैसे फाइनल सेव करेंगे क्या हो जाएगा, डिलीट। ये खसरा डिलीट के लिए तहसीलदार की ID में अप्रूवल चला जाएगा। तीसरा ऑप्शन आता है खसरा जोड़ना। ठीक है, जो जैसे हमने आपको बताया 13 नंबर था और 13/2 था। मान लीजिए 13 को डिलीट कर दिया, हमको क्या बनाना, 13/1। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये नहीं और हाँ का ऑप्शन है, क्या उड़ान नंबर है, तो ऐसा नहीं है ना। यदि डिनोमिनेटर बड़ा है तो उड़ान नंबर मतलब बड़ा है, मतलब कंपेरेटिवली, ऐसा नहीं कि पहले 111/1200 था, 1200/111 हो जाए तो वो उड़ान नंबर है। ऐसा नहीं कि 111/1200 था और अभी 1200/2 कर दिया, तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर हम वो डालेंगे, विवरण देखे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही विवरण देखे पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अब आप गौर से देखेंगे ये नया नंबर है। तो यहाँ पर खाली दिख रहा था, जैसे उसमें डिलीट के बाद खाली था, यहाँ पर बनने के पहले खाली है। जैसे यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, ये देखिए ये पूरी डिटेल खाली थी, यहाँ पर दिखने लगी। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हम कैफियत लिख के सेव कर देंगे, ये कैफियत यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आता है खसरा वापस लाना। तो खसरा वापस लाना यानी मान लीजिए 13/1 और 13/2 नंबर थे, इन दोनों का बंटवारा निरस्त किया गया है और 13 नंबर को वापस लाने का आदेश हुआ है। तो जो 13 नंबर को वापस लाने का आदेश हुआ है उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं खसरा वापस लाना। इस पर हम क्लिक करेंगे, सेम गाँव खसरा चुन लेंगे, 2 नंबर हमने चुन लिया। तो ये देखिए डिलीट होने के पहले 2 नंबर ऐसा था, अब डिलीट से वापस ला रहे हैं, कुछ चेंज करना है, खसरा का क्षेत्रफल चेंज करना है, पहले निजी था अभी शासकीय करके वापस लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंजेस कर देंगे, या इसको एज इट इज़ रखकर यहाँ प्रकरण क्रमांक आदेश दिनांक डालेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस इसके WebGIS के थे, ये आपने देख लिए हैं। एक बार हल्का सा मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, पहले ये एक चीज़ और बता दें कि इसके बाद जो हम आपको लेकर आएंगे WebGIS सेकंड वीडियो, उसमें हम आपको बताएंगे आदेश अनुपालन। ठीक है, वो कहाँ पर है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, आदेश अनुपालन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से आप नाम किसी का नाम बदल सकते हैं, ज़मीन पे सरकारी ज़मीन पे भी नाम चेंज कर सकते हैं, कैफियत चेंज कर सकते हैं, नौयत चेंज कर सकते हैं, कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार, है ना, और तहसीलदार के आदेश अनुसार नामांतरण बंटवारा कर सकते हैं, इसी से अमल होगा। अब हम आते हैं एक बार वापस से, पूरा आपको हल्का सा रिवाइज करा दें। ठीक है, ये वॉलेट के लिए, वॉलेट रिचार्ज करने को, किसी नक्शे में 4 सुधार करने हैं, नक्शा सुधारना है, नक्शा का नंबर बदलना है, भूमि बंधक अपलोड करना है, या उड़ान नंबर, तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यूज़र की डिटेल यहाँ से वेरीफाई करेंगे। कोई ज़मीन है जिस पे किसी व्यक्ति ने बिना बताए डाइवर्जन कर लिया है, मतलब प्रकार चेंज कर दिया भूमि का, लेकिन शासन को नहीं बताया, उस कंडीशन में हम इसका उपयोग करेंगे ताकि शासन को होने वाले राजस्व के नुकसान को हम बचा सकें। यहाँ से शिकायत या सुझाव, आपको साइट के संबंध में कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल एरर आ रही है, उसके लिए आप इसका ऑप्शन का यूज़ करेंगे। फिर ये डेटा क्लिनजिंग, डेटा को व्यवस्थित करना, इसका नक्शा डाउनलोड करना। नक्शा डाउनलोड मतलब कि जहाँ से हम नक्शा को डाउनलोड करेंगे। फिर ये CLR नंबर से आवेदन को खोजना। ये व्यवर्तित भूमि की डेटा एंट्री, जहाँ से हम क्या करेंगे, डाइवर्जन जो हमारी पुराने खसरे हैं उनको डाइवर्जन किया है लेकिन उस पर नहीं चढ़े ऑनलाइन, उसके लिए हम व्यवर्तन डेटा एंट्री करेंगे। भूमि बंधक यानी कि जहाँ से बैंक हमको फॉरवर्ड करेगा, हम अप्रूव कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे। ये मजरा टोला 1 और 2, 2 वीडियो से मजरा टोला का 2 ऑप्शन से हमको मजरा टोला का कार्य कंप्लीट करना है। यह भू राजस्व का भुगतान करना। व्यवर्तन सूचना, जो कोई मतलब पब्लिक ID से कराता है या बाहर से कराता है, लोक सेवा केंद्र से कराता है डाइवर्जन, वो हमारी पर ID पर आएगा, वहाँ से हमको फॉरवर्ड करना है सब कुछ जाँच करके। ईवस्था डाउनलोड, जहाँ से हम ईवस्था खसरा नक्शा मिसल B1 डाउनलोड कर सकते हैं। ये खसरा डेटा सुधार है। इसके बाद आदेश अनुपालन है, मिसल विभाजन डेटा एंट्री है, फिर प्रोफाइल अपडेट है, निस्तार पत्र का एंट्री है, GCP डेटा, सर्वेक्षण संख्या सुधार, जहाँ से हम काखा गाघा को 1 2 3 4 करते हैं। ये मजरा टोला 2, वो जो हमने बताया, MRR मॉडर्न रिकॉर्ड रूम
और ये भूस्वामी आधार, यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि को अपने आधार से लिंक कराता है तो उसकी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, पटवारी की आईडी में। ठीक है, तो पटवारी की आईडी से केवल क्या करते हैं, इसको अप्रूव करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, इस तरीके से हम कार्य आसानी से कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा और वेब जीआईएस में फिर बेसिक काम जो बचा वो आदेश अनुपालन है, तो उसका हम एक अलग वीडियो बनाकर डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पहले ही कहा था मैंने, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सारे ऑप्शंस हैं और इसको आप देखेंगे तो इसको ये आपको ईजिली बन पाएगा और आपको वेब जीआईएस करने में इतना अब टफ नहीं लगेगा, बहुत ईजी है, सिंगल विंडो काम होता है और आराम से काम करना, बस इतना करिएगा। इसमें आपने काम करते समय ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल स्पेस इकट्ठे दबाया, कोई भी बटन 2 बार क्लिक की या एरो की का यूज़ किया तो ये सब वेबसाइट बाहर फेंक देगी, क्योंकि बहुत ही सेफ वेबसाइट है ना, प्रोटेक्टेड वेबसाइट है और ये केवल मोजिला फायरफॉक्स पे अच्छी चलती है, बाकी वेबसाइट्स पे कई बार ये क्रैश हो जाती है। तो यदि आप इस वेबसाइट को चलाएंगे तो ये ध्यान रखें कि इसको मोजिला फायरफॉक्स पे चलाने की कोशिश करें। ठीक है, हम अगले वीडियो में आदेश अनुपालन और मिसल से संबंधित बेसिक जानकारी लेके जल्दी वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।